हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजी स्टोर एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। देखो, पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था हम आरपीएससी एआरओ एंटोमोलॉजी का जो हमारी सीरीज है ओल्ड पेपर क्वेश्चन एनालिसिस की, उसके अंदर हमने शुरू के जो 20 क्वेश्चंस थे उनको बहुत ही अच्छे से विद उनके डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ में हमने क्या किया था, उनको एनालिसिस किया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसी सीरीज की रहने वाली है। इसके अंदर हम जो हमारा 2022 में लगा था 30 अगस्त को जो हमारा पेपर हुआ था एआरओ एंटो का, उसका ही हम क्या करने वाले हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस क्लास को क्या करिए, बार बार देखिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, और जो आपको लेवल जो है क्वेश्चंस का, वो किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो आपको पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो उसमें क्वेश्चन देखो क्या है, वो प्रपोज्ड द फ्लाइंग स्क्वेरिल और पेरानोटल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द विंग इन इंसेक्ट। कि जो इंसेक्ट में विंग्स का जब इवोल्यूशन हुआ था, या हम बात करें विंग्स का जब डेवलपमेंट हुआ था, विंग्स के डेवलपमेंट और इवोल्यूशन जो है, या हम बात करें विंग्स के ओरिजिन की। ठीक है, इंसेक्ट्स में विंग के ओरिजिन से रिलेटेड कई सारी क्या है, हमको थ्योरीज हैं जो हम क्या पढ़ते हैं। हमारे जो इंसेक्ट के जो एवोल्यूशन है, या हम बात करें विंग्स के ओरिजिन की, उससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, बट उसमें सबसे वेल एक्सेप्टेड और सबसे फेमस जो थ्योरी है वो कौन सी है, फ्लाइंग स्क्वायरल और पैरानोटल थ्योरी। ठीक है, कौन सी है, फ्लाइंग स्क्वायरल और पैरानोटल जो थ्योरी है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी? ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको, ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल थ्योरी है ये किसने दी थी, आपके पास में ऑप्शन है मिलर है, ठीक है, और कौन सा है, एवरोफ एंड कोहेन है, कुकालोवा एंड पेक है, और क्या है, ट्रूमैन है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा चुका है, आरपीएससी के एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विंग्स से रिलेटेड जितनी भी एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है, फ्लाइंग स्क्वायरल और पैरानोटल थ्योरी, वो किसने दी थी, आपके मिलर ने दी थी। ठीक है, ये आपको एग्जाम के अंदर फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, द नोजल यूज्ड फॉर द स्प्रेइंग ऑफ हर्बिसाइड। ठीक है, हर्बिसाइड को स्प्रे करने के लिए जो नोजल काम में लिया जाता है वो कौन सा नोजल होता है? ठीक है, तो आपको देखो कौन सा है, शेयर नोजल, सॉलिड कॉन नोजल, होलो कॉन नोजल, और होता है फ्लैट फैन नोजल। तो इनमें से कौन सा जो नोजल है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हर्बिसाइड की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही किसकी, सॉरी, इंसेक्टिसाइड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर्बिसाइड की बात हो रही है। तो हर्बिसाइड की बात हो रही है तो हमको क्या करना है, एक ऐसा नोजल यूज करना है जिसके आधार पे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लीव्स पे क्या हो सके, उस पर्टिकुलर केमिकल का स्प्रे हो सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल का क्या हो सके, उस पर्टिकुलर लीव्स या उस पर्टिकुलर क्रॉप या उस पर्टिकुलर वीड के ऊपर ज्यादा स्प्रे हो सके, जिससे क्या है वो जल्दी से डिस्ट्रॉयड हो जाए। तो जो हर्बिसाइड की जो क्वांटिटी है वो कौन से टाइप के जो स्प्रे नोजल में सबसे ज्यादा निकलेगी? तो हर्बिसाइड के लिए हमेशा जो हम नोजल काम में लेते हैं वो नोजल कौन सी होती है आपके पास में, फ्लेट फैन नोजल जो होती है वो काम में ली जाती है। कौन सी नोजल काम में ली जाती है हर्बिसाइड्स के लिए? बेसिकली फ्लेट फैन नोजल जो होती है ये क्या होता है, आपको यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हु इज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, यहां पे एन नहीं आएगा, ये क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग। भाई ये तो सभी आप जानते ही हो, साइलेंट स्प्रिंग जो है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, देखो एक तो साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है ये किस पर आधारित है, ये है इनडिस्क्रिमिनेट। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ हुआ था, साइलेंट स्प्रिंग स्प्रिंग जो बुक है वो क्या है, किस पर बेस्ड थी, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब देखो जरूरत से ज्यादा और अधिक मात्रा में क्या होने लगा था, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होने लगा था, जिससे क्या हुआ, इसका इंपैक्ट किस पे देखा गया, एडवर्स
इम्पैक्ट ऑन बर्ड्स। देखो, जब जरूरत से ज्यादा क्या होने लगा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होने लगा, तो सबसे ज्यादा इनका जो देखा गया था, जो सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखा गया था, किस पे देखा गया था? बर्ड्स के ऊपर। क्या बर्ड्स के ऊपर इसका इफेक्ट क्या था कि जो उनके एग शेल होते हैं, एग शेल बनना बंद हो गए थे, या फिर जो एग शेल बनता था जो बर्ड्स थे उनके एग्स के ऊपर, वो कैसा होता था? बहुत ही पतला होता था, जिसकी वजह से जो अंदर एम्ब्रियो सर्वाइव कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये जो बुक है, इस बुक में सबसे पहले बताया गया था कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका नेचर पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग का मतलब कैसा है? जैसे जैसे अगर क्या होने लगेंगे, जो बर्ड्स है, बर्ड्स कैसे होने लगेंगे? डाई होने लगेंगे, मरने लगेंगे, तो स्प्रिंग जो सीजन होता है वो कैसा हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो ये जो बुक है बहुत ही एक फेमस राइटर है। किसने लिखी थी इस बुक के ऑथर कौन थे? तो वो थे कौन? रिचर्ड कार्सन थे। ठीक है, कौन है? रिचर्ड कार्सन ने कौन सी बुक लिखी थी? साइलेंट स्प्रिंग। और कब लिखी थी? 1962 के अंदर इसको सबसे पहले लिखा गया था। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि साइलेंट स्प्रिंग में क्या बताया इन्होंने कि भाई इंसेक्टिसाइड्स का यूज जो है बहुत ज्यादा होने लगा है, मतलब कैसा हो गया? इनडिस्क्रिमिनेट यूज इंसेक्टिसाइड का हो रहा है। उसकी वजह से बर्ड्स के ऊपर क्या आ रहे हैं? बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। बर्ड्स के एग्स जो हैं, एग शेल कैसा होने लगा है? पतला होने लगा है और ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनको क्या हो रहा है? इन इंसेक्टिसाइड की वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज वाइडली रिकमेंडेड अगेंस्ट टर्माइट कंट्रोल इन इंडिया? ठीक है, टर्माइट कंट्रोल के लिए जो आपके पास में कौन है, कौन सा इंसेक्टिसाइड जो है इंडिया में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है? ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा। जहां पर भी टर्माइट की बात आती है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है वो कौन सा है? क्लोरपाइरिफॉस। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ये पता होगा कि इंसेक्टिसाइड जो होता है टर्माइट के लिए बेसिकली जो इंडिया में रिकमेंडेड होता है वो कौन सा होता है आपके पास में? क्लोरपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी में क्या होता है? ये अवेलेबल होता है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा लिया जाता है यूज में, क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी और 50 ईसी वाला सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, जो कि फील्ड के साथ साथ में जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी नींव के अंदर भी कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड दिया जाता है? क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी 50 ईसी बेसिकली काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ट्राइकोग्रामा इज ए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइकोग्रामा जो है वो क्या है, कौन सा इंसेक्ट है ये। तो जो ट्राइकोग्रामा है बेसिकली ये होता है आपके पास में एक तरीके का पैरासिटोइड होता है। पहली बात तो क्या है? ट्राइकोग्रामा क्या है? एक तरीके का पैरासिटोइड है। अब कौन सा पैरासिटोइड है बताओ, कोई बता सकता है? बहुत ही इजी है क्वेश्चन ये। ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत छोटा भी है, बहुत सिंपल भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ट्राइकोग्रामा इज कौन सा भाई? ट्राइकोग्रामा क्या है? ट्राइकोग्रामा इज एग पैरासिटोइड। ठीक है, ट्राइकोग्रामा क्या होता है? एग पैरासिटोइड होता है। अगर अपन बात करें किसकी? ट्राइकोग्रामा की फैमिली की। ठीक है, अगर अपन बात करें ट्राइकोग्रामा की फैमिली, ठीक है, तो फिर इसकी फैमिली जो होती है वो होती है आपके पास में ट्राइकोग्रामेटिडी। इसकी फैमिली कौन सी है? ट्राइकोग्रामेटिडी क्या है? इसकी फैमिली होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें किसकी? इसके ऑर्डर की। अगर अपन बात करें किसकी? इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या हो जाता है? हाइमेनोप्टेरा। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? हाइमेनोप्टेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर अपन बात करें ये क्या है, तो ये क्या होता है भाई? बायोलॉजिकल। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होता है। क्या होता है भाई? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ये होता है। कौन? ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा क्या है? एक तरीके का पैरासिटोइड है जिसकी फैमिली क्या होती है? ट्राइकोग्रामेटिडी होती है। और ऑर्डर क्या होता है इसका? हाइमेनोप्टेरा होता है। और ये क्या है? एक तरीके का बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है जिसका यूज डिफरेंट टाइप के जो आपके पास में इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट के एग्स को डिस्ट्रॉयड करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो बताओ सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो है वो कहां पर एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ये आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है क्या है, लखनऊ 1965। कब हुआ था ये, लखनऊ में हुआ था और 1965 क्या है इसका आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपको टर्म्स दी हुई हैं या हम बात करें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को पढ़ करके आपको बताना है कि इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जो लेक इंसेक्ट है, लेक इंसेक्ट के बारे में जो करेक्ट इनकरेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि कौन कौन से इसमें से गलत है, कौन कौन से सही है, वो आपको देखने हैं। Some of the following statements are given regarding properties of the lake. Identify the incorrect statements. ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। लेक इज सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन अल्कोहल। तो बताओ क्या आप लेक को वाटर में सोल्यूबल कर सकते हो क्या। ठीक है, लेक इज सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन एल्कोहल। यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हो गया, पहला ही क्या है इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर में जो है सोल्यूबल नहीं होता, लेक जो होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, किस में सोल्यूबल हो सकता है, वो अल्कोहल में सोल्यूबल हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ही इनकरेक्ट सेंटेंस, पहला ही जो सेंटेंस है वो कैसा है इसमें, इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं और भी सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें। लेक इज इजीली फ्यूजिबल ऑन हीटिंग। ठीक है, हाँ भाई लेक जो है, देखो इनकरेक्ट ये वाला है, तो अपन जो 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 इनकरेक्ट सेंटेंस है उसके ऊपर रोंग लगा देंगे, जो जो करेक्ट है उनके ऊपर टिक लगा देंगे। क्या लेक को इजीली फ्यूजिबल मतलब उसको क्या किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, या उसको कोई शेप दी जा सकती है उसको जरा सा गर्म करके। हाँ, तो ये आपके पास में क्या है, ठीक है, क्योंकि जो लेक होता है यानी जो लाख होता है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, उसको मोड़ सकते हो, उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप क्या करोगे, उसको थोड़ी सी हीट दोगे तो। ठीक है, इसका मतलब ये वाला तो सही है। अब बात कर रहे इसमें, लेक हैज एडहेसिव क्वालिटी। क्या लेक के अंदर चिपकने वाली या एडहेसिव क्वालिटीज होती है या नहीं होती है, हाँ भाई होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है, जबकि हमको तो क्या बताना है, इनकरेक्ट बताने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेक डोंट हैव बाइंडिंग प्रॉपर्टीज व्हेन मिक्स्ड विद अल्कोहल। ठीक है, अगर अपन क्या कर रहे हैं, इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं तब क्या होगा, ये इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं या नहीं होती हैं। तो भैया ये भी सही है आपके पास में। ठीक है, अब अपन सॉरी ये जो है आपके पास में इनकरेक्ट है, ये वाला जो है इनकरेक्ट है, अपन को इनकरेक्ट ही बताने हैं। इसके बाद देखो, लेक इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं भाई, ए लेक जो होता है हीट का कंडक्टर नहीं होता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें, लेक इज स्ट्रिक्टली इनसोल्यूबल इन वीक एल्काली लाइक अमोनिया। ठीक है, तो ये भी आपके पास में क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप देखो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, एक तो फर्स्ट वाला है, देन फिर कौन सा है, फोर्थ है, देन फिफ्थ है, और फिर कौन सा है, सिक्स्थ स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इनको पहले पढ़ना होगा, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको कौन सा सेगमेंट राइट है और कौन सा सेगमेंट रॉन्ग है वो हमको क्या है बताना है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि इन सेंटेंसेस के बेस के ऊपर जो हमारे इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो कौन सा है, फर्स्ट है, फोर्थ है, देन फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा, कि ओनली सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वही ट्रू है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब कैसे हैं, इसमें रॉन्ग सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो फिर आता है आपके पास में कौन सा, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है, स्टेरेनिमा ग्लेसरी। ठीक है, एक्टिंग एज अ बायो कंट्रोल एजेंट बाई इन्फेक्टिंग जापानीज बीटल ग्रब इज ए।
अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टर्नेमा ग्लेसरी क्या है। ठीक है, स्टर्नेमा ग्लेसरी जो है एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। किसको किल करने के लिए? जापानीज बीटल के ग्रुप को किल करने के लिए काम में इसको लिया जाता है। बट वास्तव में क्या है? तो देखो पढ़ते हैं, पैरासिटिक निमेटोड, पैरासिटिक इंसेक्ट, पैरासिटिक बैक्टीरिया या पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, बता सकता है कोई? तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैरासिटिक निमेटोड होगा। पैरासिटिक निमेटोड इसलिए होगा क्योंकि जो स्टेरनेमा है, ठीक है, कौन सा है? स्टरने स्टरनेमा जो होते हैं, स्टरनेमा स्पीशीज, ठीक है, और कौन सी होती है? एक हेटेरोरेप्टिडिस। ठीक है, स्टरनेमा स्पीशीज और हेटेरोरेप्टिडिस स्पीशीज जो होती हैं, ये दोनों ही स्पीशीज कैसी होती हैं? ये होती हैं आपके पास में एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड। ये कैसे होते हैं? एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स होते हैं। ठीक है, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स होते हैं जिनका यूज किसकी तरह किया जाता है? एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह इनका यूज किया जाता है। जो अलग अलग इंसेक्ट्स, जैसे खास करके जो आपके पास में स्केरेबिडी फॉर्म के जो लार्वी होते हैं, या हम बात करें स्केरेबिडी फैमिली वाले जो लार्वी होते हैं, बेसिकली हम बात करें व्हाइट ग्रब हो गया, राइनोसोरस बीटल हो गया, इसी तरीके से आपके पास में जापानीज बीटल हो गया, तो इनके कंट्रोल के लिए जो आपके पास में एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स होते हैं, बहुत ही अच्छा क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह ये हमारे पास में, हम इनको यूज में लेते हैं। तो आपके पास में स्टेरनेमा ग्लेसरी जो होता है वो वास्तव में क्या होता है? एक प्लांट पैरासिटिक, सॉरी क्या है ये? एंटोमा पैथोजेनिक निमेटोड है, या हम बात करें पैरासिटिक निमेटोड है। ठीक है, इसके अलावा हेटेरोरेप्टिडिस भी क्या होता है? आपके पास में पैरासिटिक निमेटोड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद देखो, विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी कंटेंट जोन्स्टन ऑर्गन? तो भैया देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जोन्स्टन ऑर्गन इंसेक्ट में कौन से बॉडी पार्ट में पाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, मैंने जो आपको मेरा जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से मैंने कवर उसमें किया है। ठीक है, अब देखो, विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी कंटेंट जॉन्स्टन ऑर्गन? तो देखो कौन से उसमें जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है। तो जॉन्स्टन ऑर्गन जो होगा आपके पास में वो कहाँ होगा? के पेडिसल एनुला और कोक्सा। ठीक है, बताओ कहां पर जो है वो आपके पास में जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है? देखो आपको मैं हिंट दे देता हूं, जॉन्स्टन ऑर्गन जो पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है? जॉन्स्टन ऑर्गन जो होता है वो आपके एंटीना में पाया जाता है। ठीक है, जॉन्स्टन ऑर्गन कहां पे होता है? एंटीना में पाया जाता है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। देन इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, जॉन्स्टन ऑर्गन एंटीना में कहां पर, कौन से सेगमेंट पे पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके पास में पेडिसेल में पाया जाता है। कौन से सेगमेंट में पाया जाता है? पेडिसेल में पाया जाता है। ठीक है, देखो इसके साथ साथ देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देना चाहता हूं इसी में। देखो हम जो हैं आपको जो आपका कौन सा है, आरपीएससी, आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, कौन सा? एंटो। ठीक है, हम आपके लिए आरपीएससी एआरओ और डबल एआरओ के लिए हमने क्या लेकर के आए हैं? आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर के आए हैं। और ये जो कोर्स रहने वाला है, इसकी जो आपको मैं प्राइस बताऊं, ये जो प्राइस है इसकी 7,000 रुपीज रहने वाली है। ठीक है, अब देखो इस खास कोर्स जो है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें देखो आपको सबसे पहले तो कौन कौन से क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगा एंटोमोलॉजी प्लस राजस्थान जीके। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको? एंटोमोलॉजी प्लस राजस्थान जी के आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ देखो आपको मैं बताऊं कोर्स के हमारे क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं। कोर्स के हमारे क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगी? सभी इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेंगी? रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और वो भी कैसी मिलेंगी आपको? टॉपिक वाइज। क्या मिलेगी? टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी।
ठीक है, इसके बाद देखो आपको और इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको और क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिवाइज क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा सिलेबस वाइज कंटेंट। सिलेबस वाइज कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इस कोर्स में मिलेगा 18 मंथ कोर्स वैलिडिटी। ठीक है, 18 मंथ कोर्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके साथ जो आपको इसमें मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट राजस्थान जीके। ठीक है, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट राजस्थान जीके भी मिलेगा। और इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, 25 मेजर मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन सिलेबस। ठीक है, जो आपके सिलेबस पर आधारित जो क्या है पूरा का पूरा, आपको 25 इसमें क्या मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है बहुत ही एक हाई क्वालिटी कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारे क्या मिलने वाले, फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। इस तरीके का कोर्स जो है आपको बड़े एग्जाम जो है एआरओ और डबल एआरओ के एग्जाम को ध्यान में रख करके क्या बनाया गया है, इस कोर्स को पूरा का पूरा डेवलप हमने किया है। तो आप जो है इस कोर्स को परचेज कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस कोर्स को परचेस करोगे, आपको बहुत ही अच्छी क्या मिलेगी, एक क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके कैसे हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना इजी हो जाएगा। हमने बहुत ही अच्छे क्या बनाए हैं, क्लासेस बनाई हैं। ठीक है, जैसा कि हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हमने हमारे टॉपिक्स में क्या कर दिया, उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन जो है वहां से बाहर ना जाए। ठीक है, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था पैरानोटल थ्योरी, तो जब आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे तब उसमें आप विंग्स पढ़ोगे, तो उसमें सारी वो सब चीजें ऑलरेडी हमने डिटेल में आपको समझाई हुई हैं। तो इस तरीके से जो हमारे कोर्स हैं वो आप परचेस कीजिए, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी के कंटेंट मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके क्या, फुल फॉर्म ऑफ एमआरएल। ठीक है, जो एमआरएल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, एमआरएल जो है वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड्स का रेजिड्यू होता है, इंसेक्टिसाइड्स के जो रेजिड्यू होता है, उस रेजिड्यू से रिलेटेड क्या होता है, एमआरएल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट जो होता है वो क्या होता है आपके, एमआरएल कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट जो होती है वो क्या कहलाती है, एमआरएल कहलाती है। ये किससे रिलेटेड होगा, इंसेक्टिसाइडल रेजिड्यू से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए किसी भी इंसेक्टिसाइड के रेजिड्यू की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर हमारी क्रॉप के अंदर। ठीक है, वो पर्टिकुलर लिमिट ही क्या कहलाती है, एमआरएल कहलाती है। इसके बाद देखो, in which period wingless insects are supposed to be evolved। देखो यहां पे आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये है आपके पास में विंगलेस इंसेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, विंगलेस इंसेक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आपके पास में दो चीज आती है, एक तो होते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं विंग्ड इंसेक्ट। तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि विंगलेस इंसेक्ट जो है वो कब उनका इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा एक बता देना चाहता हूं, जो बेसिकली इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन हुआ था। इंसेक्ट्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो कब से कब तक माना जाता है, लगभग 450 टू 500 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, क्या मिलियन ईयर अगो क्या समझा जाता है, इंसेक्ट्स का इवोल्यूशन समझा जाता है। ठीक है,
अब अपन बात करें इसमें भी किसकी, विंगलेस इंसेक्ट की, तो विंगलेस इंसेक्ट ही क्या हुए थे, सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे। और विंगलेस इंसेक्ट के पृथ्वी पर आने का जो टाइम पीरियड था वो क्या था भाई, आपके सिलूरियन पीरियड था। कौन सा टाइम पीरियड था वो, सिलूरियन पीरियड में जो आए थे वो कौन से इंसेक्ट आए थे, विंगलेस इंसेक्ट आए थे। ये कौन से इंसेक्ट है, ये है विंगलेस इंसेक्ट हैं। जबकि विंग्ड इंसेक्ट जो आए थे वो कौन से टाइम में आए थे, ये आए थे आपके पास में, विंग्ड इंसेक्ट जो आए थे वो आए थे डेवोनियन पीरियड में। जबकि विंगलेस इंसेक्ट जो आए थे वो कब आए थे, सिलूरियन पीरियड में ये आए थे। ठीक है, फिर आता है आपके पास में कार्बेनोफेरस पीरियड। ठीक, कार्बेनोफेरस पीरियड के अंदर कौन आए थे आपके, फाइटोफेगस। फाइटोफेगस इंसेक्ट्स जो आए थे वो कौन से टाइम में आए थे, ये आए थे आपके पास में कार्बोनीफेरस टाइम के अंदर आए थे। यहां से एक क्वेश्चन जो आपको और पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या है, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स आर इवोल्व इन विच पीरियड। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोड्स कब इवॉल्व हुए थे। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स कब इवॉल्व हुए थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, कैम्ब्रियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर आर्थ्रोपोड्स इवॉल्व हुए थे। तो इस तरीके से यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ में क्लियर हो गए हैं। विंग्ड इंसेक्ट, विंगलेस इंसेक्ट, फाइटोफेगस इंसेक्ट और कैम्ब्रियन के अंदर क्या आए थे, अपने आर्थ्रोपोड्स आए थे। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज एनिमल ओरिजन। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज एनिमल ओरिजन। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसको कहां से प्राप्त किया गया है, किसी एनिमल से या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा, नेरेजोटॉक्सिन। ठीक है, नेरेजोटॉक्सिन जो होता है वो कैसा होता है आपके पास में, एनिमल ओरिजन का क्या होता है, ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है जो किससे मिलता है आपके पास में, मेराइन एनिलीड। ठीक है, मराइन एनिलीड से क्या हम अपन को मिलता है, नेरेजोटॉक्सिन आपको इंसेक्टिसाइड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है आपके पास में, द फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स when they become diseased or are attacked by insects to resist further damage by pest are called। देखो कि एक ऐसा केमिकल जो किसी प्लांट में बनता है, कब बनता है, जब वो या तो किसी डिजीज के थ्रू अफेक्टेड हो या फिर कोई इंसेक्ट क्या कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। अगर इस तरीके से अगर कोई क्या बन रहा है किसी प्लांट के अंदर, केमिकल बन रहा है, कौन सा, फेनोलिक कंपाउंड अगर कोई बन रहा है, उस फेनोलिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, जो बेसिकली कैसा होता है, पेस्ट को या पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए या सप्रेस करने के लिए बेसिकली काम में लिया जाता है। तो वो कौन होता है, देखो आपके पास में सबसे पहले तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे, इंसेक्ट में रेजिस्टेंस, ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट में रेजिस्टेंस डेवलप करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो आपको फेनोलिक कंपाउंड जब प्रोड्यूस होता है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब प्लांट में या तो कोई क्या हो जाए, कोई डिजीज आ जाएगी या फिर क्या हो जाए, किसी इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इस प्लांट में से क्या निकलते हैं, जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, फाइटो एलेक्जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटो एलेक्जीन्स होते हैं। आपने कई बार जो फाइटो एलेक्जीन्स का नाम भी सुना होगा, खास करके जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे तो पैथोलॉजी में क्या होता है, फाइटो एलेक्जीन्स बेसिकली आपको नाम जो है वो पढ़ने के लिए मिलता है या सुनने के लिए मिलता है। और फाइटो एलेक्जिन क्या है, एक तरीके के फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। ये क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक तरीके का फिनोलिक कंपाउंड है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, रेजिस्टेंस।
ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ फ्ली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ फ्लिया हैव अ पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस। ठीक है, कि इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है फ्लिया की, जो क्या है पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी है भाई, बता सकता है कोई आपको, कोई आप में से? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस में क्या है और फ्लिया क्या होती है। तो फ्लिया देखो क्या होती है, फ्लिया इज अ पैरासाइट ऑन द रेट्स। ठीक है, सबसे पहले तो फ्लिया जो होती है वो क्या होती है, ये एक तरीके का पैरासाइट होता है, किस पे, रेट्स के ऊपर। ठीक है, चूहों के ऊपर क्या होता है, एक तरीके का पैरासाइट होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें फ्लिया के ऑर्डर की, ठीक है, इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है आपके पास में स्फिनोप्टेरा। ये भी आपके पॉइंट यहां से साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर में आती है, स्फिनोप्टेरा। ठीक है, एक ये आपके पास में क्या हो गया ऑर्डर, इसका क्लियर हो गया। इसके बाद में ये क्या होती है, वेक्टर होती है। फ्लियाज जो होती है ना वो वेक्टर होती है किसके, ब्यूबोनिक प्लेग के। देखो जो फ्लिया जो है ये क्या है, एक तरीके से वेक्टर है, किसका वेक्टर भी किसका होता है, ये जो प्लेग होता है, प्लेग का क्या होता है, ये वेक्टर होता है। अब देखो प्लेग जो होता है किससे फैलेगा, हमारे में रेट्स के थ्रू फैलता है। तो ये क्या होते हैं, ये पैरासिटिक रेट्स पे होते हैं, रेट्स का क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या इंजेक्ट कर देते हैं, जो प्लेग जो है, प्लेग वाले जो भी आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लेग को ट्रांसमिट सॉरी प्लेग को फैलाते हैं या प्लेग के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन सभी पैथोजन को क्या करते हैं, ये वेक्टर होते हैं, उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेग फैला रहा है। अब कौन सी स्पीशीज जो है आपको ये इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें जो आंसर जो आपका जाएगा वो देखो कौन कौन सा है, जाइनोप्सिला चियोप्सिस तो ये भी होता है। ठीक है, जाइनोप्सिला एस्टे ये भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है नोजोप्सिलो फेसियाटस तो ये भी होता है। इसका मतलब जो आपके इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीस होगा, कि ये सभी की सभी स्पीशीज जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, ब्यूबोनिक प्लेग यानी कि प्लेग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्लेग को फैलाती हैं और क्या होती हैं, इसीलिए क्या है पब्लिक इंपोर्टेंस की हेल्प, पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए कैसी हैं ये जरूरी होती है। ठीक है, फ्लिया इज द पैरासाइट ऑन द रेट्स, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्पिनोप्टेरा हो जाएगा। तीसरी बात ये क्या होती है, वेक्टर होती है किसके, ब्यूबोनिक प्लेग की वेक्टर होती है, इसलिए क्या है ये पब्लिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है पूसा बीन फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स आर डेवलप्ड बाई। जो पूसा बीन है क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। पूसा बीन क्या है, एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हम देखेंगे पूसा बीन क्या होती है, एक स्ट्रक्चर है जिसका मेनली यूज किस में लिया जाता है, फूड ग्रेन्स को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए, फूड ग्रेन को स्टोर करके रखने के लिए क्या होती है, पूसा बीन स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, सबसे पहले डेवलप किया गया था। अब ये पूसा बीन जो आपके पास में स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, ये कहां से डेवलप हुई है, किसने इसको सबसे पहले क्या किया है, डेवलप किया है। तो ये हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो पूसा बीन होती है, पूसा बीन क्या है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। अब ये स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो अपने ग्रेन होते हैं, ठीक है, स्टोर ग्रेन को क्या करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए और उसको स्टोर करके रखने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाई गई है। किसने इसको डेवलप किया है, तो ये आपको इसमें इन्होंने जो इसको पूसा बिन को जो डेवलप किया गया था वो कहां से किया गया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ठीक है, न्यू दिल्ली, कहां से इसको बनाया गया था, IARI। ठीक है, IARI न्यू दिल्ली में सबसे पहले क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। पूसा बीन को IARI से सबसे पहले डेवलप किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम जो है आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा मैं। देखो
जो लोग आरपीएससी एआरओ डबल एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये कोर्स सफिशिएंट है। बट ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर एएसआरबी नेट, ठीक है, आईसीआर एएसआरबी नेट एंटोमोलॉजी, ठीक है, आईसीएआर एएसआरबी नेट एंटो की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हम क्या लेकर के आए हैं, कोर्स लेकर के आए हैं जिसकी जो प्राइस है वो भी कितनी है, ओनली 5000 रुपीज है। ठीक है, ये जो कोर्स है ज्यादा महंगा नहीं है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि जो क्वालिटी और जो हम एफर्ट इसमें लगा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक लाइन जो है हमने इसमें अच्छे से कवर की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें जो फीचर्स रहेंगे वो सिमिलर ही रहेंगे जैसे एआरओ और डबल एआरओ में थे। इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। वो भी कैसे होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। और वही इसमें क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये भी कैसे होंगे आपके पास में, टॉपिक वाइज होंगे एकदम, ठीक है। और इसके बाद देखो और जो आपको मिलेगा इसमें, इसमें आपको 25 मॉक टेस्ट प्लस ऑब्जेक्टिव वाइज, इसमें आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको 18 मंथ की 18 मंथ वैलिडिटी मिलेगी। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, ओल्ड पेपर क्वेश्चन एनालिसिस भी आपको इस पेपर में साथ मिलेंगे, प्लस इसमें जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो टेस्ट सीरीज इसमें कैसे रहेगी, फ्री रहेगी। तो इतना सारा कंटेंट जो है आपको एक ही कोर्स में क्या हो रहा है, मिल रहा है। इतनी फैसिलिटी और इतने अच्छा कंटेंट आपको एक कोर्स में मिल रहा है जिसकी प्राइस कैसी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 5000 रुपीज हमने इसकी प्राइस रखी है। तो जो भी स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए क्या होने वाला है, कोर्स एकदम बेहतरीन रहने वाला है, जिसमें आपको हर एक चीज जो है वो कैसी हो जाएगी, यहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द खपरा बीटल। देखो खपरा बीटल के रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है, कुछ हमको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि खपरा बीटल के रिलेटेड वो सेंटेंस सही है या नहीं है। तो देखो, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग खपरा बीटल, तो खपरा बीटल के रिगार्डिंग कौन कौन से दिए हुए हैं, और हमको क्या देखना है, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, खपरा बीटल्स इज ए प्राइमरी पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स, ठीक है। हम देखो सबसे पहले तो क्या है इसके अंदर, हम देखते हैं कि इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये कैसे हैं, सही है या नहीं है, ठीक है। तो खपरा बीटल इज ए प्राइमरी पेस्ट ऑफ द स्टोर ग्रेन, क्या खपरा बीटल जो प्राइमरी ग्रेन्स जो हैं इनका प्राइमरी पेस्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो भाई पहला जो स्टेटमेंट है आपके पास में वो है करेक्ट, अपन को करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ही बताने हैं, ये कैसा है, इसका प्राइमरी पेस्ट है, ठीक है। और देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ओनली लार्वा डैमेज द ग्रेन्स एंड एडल्ट डोंट फीड। तो इसका जो सेकंड वाला जो है ये भी कैसा है, सही स्टेटमेंट है, कि जो लार्वा होता है वही क्या करता है, फीड करता है, और एडल्ट जो होते हैं वो बेसिकली फीड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड जो स्टेटमेंट है, लार्वा कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री स्ट्रिक्टली देन डाई। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, इसमें रॉन्ग है। लार्वी जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, लार्वी कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री, भाई कर सकता है वो, ठीक है, इजीली वो
45 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो इसके बारे में ये वाला जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट कैसा है, रोंग है, जबकि हमको क्या बताने हैं इसमें, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दे कॉन्ग्रेट्स इन क्रैक एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव बाई ऑर्डिनरी सैनिटेशन। तो ये भी सही है। क्या होता है कभी कभी कि जो खपरा बीटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ना, कि जो गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन्स की जो दरारें होती हैं, उन दरारों में क्या हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं। तो उनको वहां से इजीली नहीं उनको निकाला जा सकता, उनको इजीली क्या नहीं किया जा सकता, बाहर पिक नहीं किया जा सकता। तो इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताने हैं तो कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो यहां पर हमारे लिए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखो इतने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ये बिल्कुल अच्छे से सारी की सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियन फीडिंग इंसेक्ट। देखो कैरियन फीडिंग इंसेक्ट का मतलब होता है कि इनमें से कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि डाइड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि मरे हुए जानवरों को या किस पे फीड करेंगे, ये उनके फ्लैशेस पे या बॉडी पार्ट्स के ऊपर या उनकी मीट के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियन फीडिंग। ठीक है, इसका मतलब कारकासिस भी होता है। कारकैसिस का मतलब क्या होता है, कंकाल या जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स या जो डेड बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज जो होती हैं उनके लिए भी क्या इनको काम में उनको भी क्या करते हैं, डेड बॉडीज पे, कारकासिस पे और डाइड एनिमल्स पे जो इंसेक्ट होते हैं फीड करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कैरियन फीडिंग। उनको क्या कहा जाता है, कैरियन फीडिंग उनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी इंसेक्ट ऐसे हैं जो कैरियन फीडिंग करते हैं, तो ब्लोफ्लाई, बिल्कुल ब्लोफ्लाई करती है। फिर कॉमन ग्रीन बॉटल फ्लाई, ये भी करती है। फ्लैश फ्लाई भी करती है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और देखो यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, जो ब्लो फ्लाइज होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या करती हैं, देखो ब्लो फ्लाइज ये होती है आपके पास में फोरेंसिक, ये फोरेंसिक स्टडीज या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये क्या होती है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज ली जाती है। जहां पर भी कभी क्या होता है, कोई क्रिमिनल सीन होता है या कोई डेड बॉडी जो होती है ह्यूमन की, वो कैसी होती है, मर जाती है, मरने के कितने टाइम बाद में उसको अगर हमको पता करना हो कि कितने टाइम बाद में ये जो बॉडी है ये उसकी कितने टाइम पहले डेथ हुई होगी, तो वहां से उस डेड बॉडी से क्या किया जाता है, इनके सैंपल्स को लिया जाता है। ब्लो फ्लाइज हो गई, कॉमन ग्रीन फ्लाई हो गई या फ्लैश फ्लाई हो गई, इनके लार्वी को कलेक्ट किया जाता है या इनके प्यूपा को कलेक्ट किया जाता है। उस उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, जो डेड बॉडी है जो डिकम्पोज हो चुकी है या जो बिल्कुल सड़ चुकी है, उसकी डेथ ऑफ टाइम का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच इंसेक्ट इज यूज्ड फॉर द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक स्टडी। तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ब्लो फ्लाइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, इन विच ईयर डिड इंडियन गवर्नमेंट पास्ड डेस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। ठीक है, डेस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है वो कब आया था, ये तो आप सभी को पता है। डेस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट जो है वो क्या है आपके पास, DIPA, मतलब डीपा जो है ये क्या है आपके पास में, डेस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है, जो कब आया था, 1914 में। कब आया था, 1914, यानी 1914 में क्या हुआ था, ये सबसे पहले पास हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखो द इफेक्टिवनेस ऑफ इंसेक्टिसाइड in the field against insect pest of crops is determined by या determined based on the, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का फील्ड में कितना वो इफेक्टिव है, आप किस तरीके से उसको डिटरमाइन करोगे। ठीक है, फील्ड में जो इंसेक्टिसाइड है उसको किस तरीके से डिटरमाइन करोगे, तो वो हम क्या देखते हैं इसमें अपने पास में, देखो क्या क्या है। फर्स्ट जो है
रिडक्शन इन द एक्चुअल पॉपुलेशन काउंट्स एट पीरियडिकल इंटरवल्स। हाँ, तो भाई देखो क्या है कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करें किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो इफेक्ट है। तो क्या करें, कोई भी इंसेक्टिसाइड क्या कर रहा है, जो इंसेक्ट की एक्चुअल पॉपुलेशन में रिडक्शन कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक है, और पढ़ते हैं। परसेंट डैमेज जो है, हाँ परसेंट डैमेज भी क्या होगा, इंसेक्टिसाइड का जो इफेक्टिवनेस है उसको काउंट करने में हेल्प करेगा। यील्ड डिफरेंस भी क्या करेगा, इंसेक्टिसाइड के परफॉर्मेंस को क्या करने, डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये सभी फैक्टर का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड को इफेक्टिवनेस अगर उसकी डिटरमाइन करनी हो, तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं कौन कौन से, रिडक्शन इन द एक्चुअल पॉपुलेशन काउंट्स एट द पीरियोडिकल इंटरवल्स ये होना चाहिए, परसेंट डैमेज जो है वो भी कैसा होना चाहिए, इंसेक्ट का कम होना चाहिए, और यील्ड डिफरेंस भी हमको क्या होना चाहिए, इसमें पता चलना चाहिए कि जो कंपैरिजन में कैसा होगा, इंसेक्टिसाइड यूज करे हुए फील्ड में यील्ड ज्यादा आनी चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है, किसी भी इंसेक्टिसाइड के जो इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के क्या है, ये मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी आज की क्लास है, इसके अंदर हमने जो टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उनको हमने क्या किया है, यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।